ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए समाचार मुनीश शर्मा से। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय अध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित कराया। वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके प्रसिद्ध भाषण के बाद वे पश्चिमी विश्व में लोकप्रिय हो गए। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वामी जी समूची मानवता, खासतौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत में एक नए जीवन का संचार किया और उसे विश्व में केंद्रीय स्थान दिलाया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेश सभी को प्रेरणा देते आए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वामी जी असाधारण प्रतिभा वाले विद्वान होने के साथ ही अनोखे वक्ता और सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने कहा, विश्व बंधुत्व का स्वामी जी का संदेश आज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। श्री नायडू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने समाज की बेहतरी के लिए काम किया और उनके उपदेश हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी जी को हिंदू धर्म, भारत और उसकी समृद्ध संस्कृति की ओर दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सदैव याद किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं का आह्वान किया कि वो स्वामी जी से प्रेरणा लें और ऐसे एक नए भारत के निर्माण के लिए काम करें जो गरीबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और कार्यों से भारत की संस्कृति और चेतना का मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का भारतीय नौजवानों पर अटल विश्वास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बेहतर व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि नई नीति में युवाओं की समझ और उनके निर्णयों तथा सोच का विकास करने को प्राथमिकता दी गई है। दूसरे राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिसमें युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हों। स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी जी ने सदैव नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं दोनों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। स्वामी जी के कथन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्भीक, निर्मल हृदय, साहसी और नई उम्मीदों से भरे नवयुवक ही वो आधारशिला हैं जिन पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वामी जी युवाओं और उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा करते थे। श्री मोदी ने कहा कि देश के आज़ाद होने के इतने साल बाद भी आज हमें समाज में स्वामी जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वामी जी ने अध्यात्म, राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण तथा मानवता की सेवा के बारे में जो विचार व्यक्त किए, उनका आज भी हमारे देश के लोगों के मन में असर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हमें एक और बहुमूल्य उपहार दिया और ये उपहार व्यक्तियों के माध्यम से संस्थाओं के निर्माण के रूप में था। उन्होंने कहा कि आज भी लोग स्वामी जी से प्रेरणा लेकर महान संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह की संस्थाओं से जुड़े लोग स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलते हैं और अन्य लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्वाधीनता सेनानियों पर स्वामी विवेकानंद का बड़ा प्रभाव था और उन्होंने जो काम किया उससे युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों के मन में ये धारणा बन गई थी कि यदि कोई नौजवान राजनीति में जाता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। लोग ये भी मानने लगे थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन राजनीति नहीं। लेकिन
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज माहौल बदला है और ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है। ईमानदारी और अच्छे कार्य आज की राजनीति के लिए अनिवार्य शर्त बन गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी युवा महोत्सव को संबोधित किया। युवा संसद प्रतियोगिता के 3 विजेताओं ने भी कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वो समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की ये पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं और प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए गंभीर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश तो पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों को ले जाने के लिए पहली 2 खेप स्पाइस जेट और गो एयर द्वारा पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि टीकों को ले जाने के लिए पहली 2 खेप स्पाइस जेट और गो एयर द्वारा पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गई। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की 56.5 लाख खुराक को लेकर आज एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो की 9 उड़ानें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए रवाना की जाएंगी। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा मंजूर कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप आज बेंगलुरु पहुंच चुकी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बेंगलुरु में संवाददाताओं को बताया कि 7,95,000 शीशी की पहली खेप आज बेंगलुरु पहुंच गई है। राज्य को कुल 13,90,000 फाइल आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि 5 मिलीलीटर के फाइल में टीके के 10 डोज होते हैं और प्रत्येक डोज 0.5 मिलीमीटर का होता है। हर डोज का मूल्य 210 रुपये है। पहला डोज देने के बाद संबंधित व्यक्ति की निगरानी की जाती है। देखा जाता है कि उसका कोई विपरीत असर तो नहीं। उसके बाद उसे दूसरे डोज के लिए 28 दिन बाद बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में 16 जनवरी से टीकाकरण का काम शुरू होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि पहले सभी स्वास्थ्य कर्मियों और इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों का टीकाकरण करें और बाद में विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त और 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीके लगवाएं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन का वितरण आज से शुरू हो गया है। 6 शीत भंडारण कंटेनरों में ये वैक्सीन कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे हवाई अड्डे भेजी गई। वैक्सीन भेजने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए गए और मिठाइयाँ भी बांटी गई। ये टीका पुणे हवाई अड्डे से देश भर के 13 शहरों में भेजा जा रहा है, जिसमें औरंगाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, करनाल, कोलकाता, विजयवाड़ा, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर शामिल हैं। पहली उड़ान सवेरे 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। गुजरात में आज सुबह कोविड टीके की 2,76,000 खुराकें अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंची। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुणे के संस्थान से आई टीकों की पहली खेप प्राप्त की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए नितिन पटेल ने कहा कि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। कोविड-19 टीकों की पहली खेप तेलंगाना भी पहुंच चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार 3,70,000 से अधिक कोविशील्ड टीकों के 30 बॉक्स शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। इस महीने की 16 तारीख तक देश के सभी भागों में
कोविड वैक्सीन पहुंचाने के कार्यक्रम के अंतर्गत ये टीके तेलंगाना भेजे गए हैं। देश के अन्य हिस्सों के साथ ही असम में भी कोविड टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। टीके की 17,000 शीशियों को लेकर एक विमान आज शाम गुवाहाटी पहुंचेगा। गुवाहाटी से इन टीकों को अगले 2 दिन में विभिन्न जिलों में पहुंचाया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्य के 74 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा और हर स्थान पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के अभ्यास के दौरान नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया है। पहले चरण में लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण के काम में शामिल होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये कहा है कि पुणे से कोलकाता और देश के अन्य भागों में कोविड के टीके रवाना किए जा रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विभिन्न विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं। इसके अलावा अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की इस अपील को प्रमुखता से दिया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर लगाएं अंकुश। नवभारत टाइम्स का कहना है, भारत के टीके किफायती भी, हमारी जरूरत के मुताबिक भी। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की तारीफ की, कहा प्रभावी टीके के लिए सभी सावधानियां बरती गई। बर्ड फ्लू से संबंधित खबरें लगभग सभी अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, दिल्ली समेत 10 राज्यों में बर्ड फ्लू, जलाशयों, जीवित पक्षियों के बाजार, मुर्गी पालन केंद्र और चिड़ियाघर के आसपास निगरानी बढ़ाने के निर्देश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले पैक चिकन पर भी रोक लगाई। महिला पायलटों ने लिखी आसमान में नई इबारत। शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों ने सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरते हुए 13,993 किलोमीटर की दूरी तय कर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की। दैनिक भास्कर कहता है, महिला क्रू की दुनिया की सबसे लंबी उड़ान सफल। 50,000 होने की ओर बढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण के अर्थ जगत की खबर है। पत्र लिखता है, 49,000 के ऊपर कल खुला बाजार, निवेशकों में रहा उत्साह। अमर उजाला ने अमेरिका में भारतीय मूल के जाने माने लेखक और उपन्यासकार वेद मेहता के निधन पर लिखा है, अमेरिका को भारत के बारे में ज्ञान देने वाले वेद मेहता ने 3 साल में आंखें गंवाने के बाद भी दृष्टिहीनता को बाधा नहीं बनने दिया। सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ खेलने पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द फप्तियां सब सहा, भारत ने ऐसे बचाया मैच। हिंदुस्तान लिखता है, सिडनी में 3.5 घंटे बल्लेबाजी कर टेस्ट मैच ड्रॉ कराया। 41 साल बाद चौथी पारी में हुआ ऐसा कारनामा। राजस्थान पत्रिका ने गुलमर्ग में बर्फबारी का चित्र देते हुए लिखा है, बर्फ की झालर, गुलमर्ग में पारा -9.6 डिग्री। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कश्मीर में बर्फबारी से 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। अमर उजाला की सुर्खी है, दिल्ली सहित उत्तर भारत में बर्फीली हवा का सितम, दिन भर कांपते रहे लोग। हिंदी दैनिक पंजाब केसरी क्रिकेट में नस्लवाद शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि क्रिकेट को जेंटलमैन खेल माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो इसे शर्मसार कर देती हैं। वैसे तो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के चलते क्रिकेट पहले से ही बदनामी ओढ़ चुका है। क्रिकेट में रंग भेद या नस्लवाद की घटना एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखने को मिली है।
इससे पता चलता है कि नस्ल, धर्म और रंग के नाम पर भेदभाव की अवधारणा अभी लोगों के दिमाग में मौजूद है। सिडनी टेस्ट में दूसरे और तीसरे दिन के खेल के दौरान नशे में धुत दर्शकों के एक समूह ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर फील्डिंग के दौरान नस्ली टिप्पणियां करने के साथ साथ अपशब्द भी कहे। यद्यपि भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा शिकायत करने के बाद 6 दर्शकों को न्यू साउथ वेल्स पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया, लेकिन रविवार को फिर ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के एक समूह ने भारतीय गेंदबाज सिराज को ब्राउन डॉग, बिग मंकी आदि कहा। भारतीय खिलाड़ियों ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और 10 मिनट तक खेल रुका रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेजबान होने के नाते ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय क्रिकेट टीम से माफी मांगी है और दोहराया है कि हर तरह के भेदभाव को लेकर हमारी नीति स्पष्ट है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों की पहचान होती है तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उत्पीड़न विरोधी कोड के तहत बड़ा कदम उठाएगा। इसमें लंबा प्रतिबंध और NSW पुलिस को रेफर करना शामिल है। इस घटना ने 13 वर्ष पहले इसी मैदान पर हुई नस्ली टिप्पणी की एक घटना की यादों को तरोताजा कर दिया है। उस दौरान एंड्रयू साइमंड्स ने टेस्ट के दौरान आरोप लगाया था कि भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी कहकर नस्ली टिप्पणी की है। इसके बाद मैच के रेफरी माइक प्रॉक्टर ने हरभजन सिंह पर 3 मैच का बैन लगा दिया था। यहाँ तक कि भारत का दौरा रद्द तक करने के हालात बन गए थे, लेकिन BCCI ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिस पर ICC अपील कमिश्नर ने फैसला पलट दिया था। नस्ली टिप्पणियां कोई नई बात नहीं है। क्रिकेट एक माइंड गेम है। हर देशवासी अपने देश से जीत की उम्मीद लगाए रहते हैं। ऐसी टिप्पणियां दूसरे देश के खिलाड़ियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इसी क्रम में की गई टिप्पणियां नस्ली रूप ले लेती हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेरेन लीमैन ने 2002-03 में श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज के दौरान नस्ली टिप्पणी कर दी थी। इस पर श्रीलंका टीम की शिकायत पर उन पर 5 मैचों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज ने एक दलित अफ्रीकी क्रिकेटर पर अपनी भाषा में रंगभेदी टिप्पणी की थी। उतनी बात स्टंप माइक में कैद हो गई थी। इस पर मैच रेफरी ने उनके ऊपर 4 मैच की पाबंदी लगा दी थी। ऐसी टिप्पणियां भारत में भी होती रही हैं। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में आखिरी हॉकी स्वर्ण पदक दिलाने वाले कप्तान वासुदेवन भास्करन को भी अपने ही देश के दर्शक चिल्लाते थे कि कालिया पास दे, फिर लापरवाही से गई जान शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा अपने संपादकीय में लिखता है कि सरकार की लापरवाही से एक बार फिर 10 नवजात की मौत की खबर झकझोरने वाली है। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में सरकारी लापरवाही से आग लगने के चलते 10 नवजात काल के गाल में समा गए। आश्चर्य की बात है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, क्योंकि 2 बजे तड़के जब सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट का गेट खोला गया तो वहां धुआं था, जबकि बच्चों की इस यूनिट में रात में एक डॉक्टर और 4-5 नर्सों की ड्यूटी रहती है। यानी साफ तौर पर यह घोर लापरवाही का मामला है। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों की भूमिका। आलेख पदम सिंह का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान आत्मनिर्भर भारत में डायस्पोरा की भूमिका पर आयोजित एक सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आत्मनिर्भर दृष्टिकोण का वैश्विक तात्पर्य विषय वस्तु का मुख्य आकर्षण रहा। ये प्रवासियों के लिए सशक्त संपर्कों के लिए नए द्वार खोलने में सहायता भी करता है। विदेश मामलों के मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय क्षमताओं को निर्मित करना है, ताकि हम वैश्विक स्तर पर एक बड़ा योगदान कर सकें।
हालांकि ये एक प्रशंसनीय लक्ष्य था, लेकिन कोविड-19 महामारी के अनुभव ने अधिक विश्वसनीय, लचीले, भरोसेमंद तथा अधिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को देश में पहुंचाया है। इस प्रयास में डायस्पोरा को सम्मिलित करना स्वाभाविक है। भारतीय डायस्पोरा राष्ट्र निर्माण के लिए सदा ही उत्साही योगदान करता रहा है। दूसरे अपने समाजों के उच्च विजेता के रूप में वे अपने काम के लिए संसाधनों, प्रौद्योगिकी, श्रेष्ठ अभ्यासों तथा नवाचार को लाना सहन कर सकते हैं। तीसरे, वे एक वास्तविक वैश्विक पहचान के लिए इस महत्वाकांक्षी अभ्यास को देने में मदद कर सकते हैं। मंत्री ने आशा जताई कि विचारों का आदान प्रदान एक बड़े साझा उद्यम को बनाने में एक प्रेरणा के रूप में काम कर सकता है। महामारी के दौरान भी आत्मनिर्भरता के प्रारंभिक उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक उपायों को लेकर चर्चा की, चाहे वो पीपीईज तथा मास्क के उत्पादन का मामला हो या वेंटिलेटर तथा टेस्टिंग किट्स का मामला हो। भारत ने चुनौतियों के उत्थान में एक योग्यता प्रदर्शित की। हमारी राष्ट्रीय क्षमताओं तथा संभावनाओं के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण भी अब दृष्टिगोचर हो रहा है। 13 मुख्य क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों की एक बड़ी योजना देश में विनिर्माण को परिवर्तित करने की संभावना की पेशकश करती है। समान रूप से रोजगार तथा समावेशन के लिए इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी महत्वपूर्ण है। नए भारत के निर्माण में ये सारे उपाय किए जा रहे हैं तथा ये उपयुक्त ही है कि हमारा डायस्पोरा इस प्रयास में पूर्ण भागीदारी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर बोलते हुए घोषित किया कि जब भारत आत्मनिर्भर बनने की बात करता है तो ये आत्म केंद्रित व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में समूचे विश्व के लिए खुशहाली, सहयोग तथा शांति की एक चिंता है। डॉक्टर जयशंकर ने इस संदेश को रेखांकित किया क्योंकि ये महत्व रखता है कि भारत के उद्देश्यों की वैश्विक प्रकृति से विश्व पूरी तरह से अवगत है। विश्व के साथ संबंध हमारे विश्वासों तथा परंपराओं की नींव है। बहरहाल, महामारी के दौरान भारत न केवल अपनी खुद की औषधीय आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, बल्कि इसने शेष दुनिया को इसकी आपूर्ति की है। इसी प्रकार हमने न केवल अपने लोगों की घर वापसी कराई है, बल्कि पड़ोसी देशों के नागरिकों की भी घर वापसी कराई है। और अब हमारी नज़र टीकों की आपूर्ति पर लगी है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पालन करेंगे। निश्चित रूप से विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के लिए क्षमताओं तथा शक्तियों का निर्माण करने के प्रति भारत आकांक्षी है। ऐसा करने के लिए हमें सोचने, योजना बनाने तथा अधिक रणनीतिक रूप से काम करने की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय प्रयास चल रहा है, लेकिन ये बड़े स्तर पर वैश्विक साझेदारियों पर आधारित है। हमें ध्यान देना चाहिए कि आज भारत निरंतरता से व्यवसाय को घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तर पर सुगम बना रहा है। हमारा उद्देश्य अपने व्यापार, निवेशों तथा सेवाओं को बढ़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से एक बड़े वैश्विक पुनर्संतुलन में योगदान करेंगे। बड़ी क्षमताओं वाला एक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि का एक अतिरिक्त इंजन हो सकता है। वैश्विक नियमों तथा अभ्यासों के अनुरूप ये एक विश्वसनीय साझेदार तथा एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता भी होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय कोविड-19 टीकों का स्वदेशी विकास आत्मनिर्भरता के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। पहले चरण के टीकाकरण अभियान के साथ भारत उन चंद देशों के साथ जुड़ेगा जहां कोविड-19 के टीके की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के प्रवासी हमारे राष्ट्रीय विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए सच्चे सहयोगी रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि उनका मुख्य उद्देश्य भारत के आत्मनिर्भरता अभियान में एक बड़ी समृद्धि लाने का होगा।